चलिए जी स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट आर्टिकल जो सिक्किम में अभी इंस्टेंस हुआ। एक इंपॉर्टेंट अपडेट, O2IS अकेडमी में आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाएगा आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। अगर आप स्टेट एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। करंट अफेयर्स बहुत वास्ट होते हैं तो उनको सिंप्लीफाइड और स्ट्रक्चर्ड मैनर में पढ़ने के लिए करंट अफेयर्स का कोर्स भी अवेलेबल है एट कॉस्ट ऑफ 5,000 रुपीज। इसमें आपको लेक्चर्स के अलावा प्रिंटेबल कंपाइलेशन मिल जाती है वीकली एंड मंथली बेसिस पर। 6 महीने के एंड में टॉपिक वाइज कंपाइलेशन मिलती है। नंबर 2 इज आपका वीकली टेस्ट होता है और इससे आपका मेंस वाला पार्ट स्ट्रेंथन होता है बिकॉज आपको शीट भी इवेलुएट करके दी जाती है। नंबर 3 इज वेडनेसडे को स्पेशल क्लास रहती है। अगर इन केस आपने मई 2027 को टारगेट करा है और जनवरी टू मई वाला जो करंट अफेयर्स था वो स्किप कर दिया है तो टॉपिक वाइज रिवीजन वहां पे करवाया जा रहा है। एंड नंबर 4 इज इसमें मंथली मेंटरशिप सेशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसी के साथ आप टेलीग्राम से जो पीपीटी की पीडीएफ फॉर्म होती है उसको भी डाउनलोड कर सकते हो, पर यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही अवेलेबल होगी। एंड कोर्स में हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही कंपाइलेशन है। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी है और इस नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो। वहां पे एक रिवर प्रोजेक्ट है, तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट, और ये डिस्प्यूटेड रिवर भी है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। अभी आपको अगर ध्यान हो तो बांग्लादेश का जो मोंगला पोर्ट है उसका एक्विजिशन किसने कर लिया है? चाइना ने कर लिया है। और चाइना ने क्लेम करा है कि हम क्या करेंगे, तीस्ता रिवर के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे। एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो सकता है, अगर इंप्लॉयमेंट जनरेट करनी है, इंडस्ट्रियल सेटअप वहां पे हो सकता है, पर तीस्ता रिवर के आसपास ये प्रोजेक्ट डेवलप करने की बात करी है। तो ये तो हो गया डिस्प्यूट, जो कि डिस्प्यूट का यहाँ पे मेन रोल नहीं है आज के आर्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न आया वो ये कि जैसे आजकल ना टनल्स बनाई जा रही हैं। टनल्स क्यों बनाई जाती हैं? ताकि जो इनएक्सेसिबल एरियाज होते हैं या फिर जब सर्दियां वगैरह आती हैं तो वहां पे एक्सेसिबिलिटी खत्म हो जाती है, ना लोगों के साथ ना तो मिलिट्री के साथ। तो हम चाहते हैं कि बीच से रास्ते निकाले जाएं और टनल जो है वो आपको पूरे के पूरे 12 महीने एक्सेसिबिलिटी उस एरिया की प्रोवाइड कर सके। एंड जो सिविलियन है उनको भी फूड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना आए, तो इस वजह से क्या किया जा रहा है, टनल्स बनाई जा रही हैं। अब जब टनल बनाई जाती है तो आप प्रॉपर एक माउंटेन के नीचे जाके ब्लास्टिंग करते हो। ऐसे माउंटेन होगी, माउंटेन के यहाँ ही बनेगी ना टनल, ऊपर थोड़ी बनेगी। ऊपर का तो फायदा ही कोई नहीं है, वो फिर तो आपने हाई टेरेन पे बना दी, वो तो आपको ही डबल काम पड़ गया। तो आपने क्या किया, टनल को नीचे बनाना था। टनल बनाने के लिए आपको ब्लास्टिंग करनी पड़ती है, एंड जब ब्लास्टिंग करी जाती है तो ऊपर क्रैक तो आएंगे एक टाइम पे, एंड कुछ एरियाज ऐसे होंगे जहां पे क्रैक लंबा पड़ा होगा पर शायद वो टेम्परेरली रुक गया है, मतलब गिरा नहीं वो नीचे। जैसे हिमाचल से कितने हैं अभी टनल्स वहां पे भी बनी, और आप क्या देख रहे हो, एक पहाड़ी को बीच से कट करा गया था, पर अब वो गिरे ही जा रही है। एक साइड का जो आपका लेन है वो पूरी तरह से बंद करके रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि जब ब्लास्टिंग करवाई जाती है तो माउंटेन का भी एक स्ट्रक्चर होता है। आपने ब्लास्टिंग करवाई, वाइब्रेशन वहां पे हुई, वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है, सारा वो फ्रेजाइल हो जाता है इकोसिस्टम। कभी बोल्डर गिरते हैं तो कभी बारिश होगी तो मिट्टी के लैंडस्लाइडिंग की फॉर्म में वो निकल के आएगा। ये हर जगह पे होता है। एंड जब हम बात करते हैं स्पेशली हिमालयस की, अब हिमालयस में भी आप जब रेंजेस देखते हो तो यहाँ पे 4 आती हैं। टॉप वाले पार्ट पे चले जाना, यहां तक जब आप देखते हो ये टॉप पार्ट हिमालयन रेंजेस का आता है। सबसे ऊपर आप कौन सी देखते हैं, तो ट्रांस हिमालयास। इसके बाद आती है ग्रेटर हिमालय, और सिक्किम यहाँ पे जाके तो ग्रेटर हिमालय का भी एक पोर्शन यहां से क्रॉस करता है। इसके बाद नीचे कौन सी आ जाती है, लेसर हिमालयास, और फिर प्लेन्स में कौन सा आएगा, शिवालिक्स। अब ये जो ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और ट्रांस हिमालयस वाला पार्ट है, ये सिस्मिकली बहुत ज्यादा एक्टिव है। यहाँ पे अर्थक्वेक रिलेटेड प्रॉब्लम, ऊपर से आप करवा रहे हो ब्लास्टिंग, आपने तो आर्टिफिशियली एक ऐसा ट्रिगर दे दिया इन हिमालयन रेंजेस को कि कुछ ना कुछ वहां पे गड़बड़ हो जाए। अब जब टनल बनती है ना तो असेसमेंट कई बार क्या होता है, डेवलपमेंट को हम ज्यादा प्रायोरिटाइज कर देते हैं। ग्रेट हिमालयन अगर एरिया के पर्सपेक्टिव से हम देखें तो हमें असेसमेंट, जियोलॉजिकल असेसमेंट ठीक से करनी चाहिए थी कि ऐसी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बट स्टिल टनल भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप चाहते हो 12 मंथ्स तक कनेक्टिविटी हमारी बनी रहे। और उससे भी ज्यादा बड़ा कंसर्न, ये सिक्किम आ गया, ऊपर की तरफ कौन है, चाइना। यहाँ पे आगे देखोगे ये भूटान वाला पार्ट आ गया, ये भूटान है, और ये इंडिया का ही सिलीगुड़ी कॉरिडोर वाला पार्ट है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे एक अलग सी टर्म भी बोली जाती है, चिकन स्नैक कॉरिडोर। पर जब भी आप पेपर में लिखे आपने सिलीगुड़ी कॉरिडोर ही लिखना है। चिकन नेक थोड़ा अच्छा नहीं लगता ना साउंड, चिकन को जब काटा जाता है वो अच्छा नहीं लगता है, तो चिकन आपने नहीं रखना है। पर वो उसके फ्रेजाइल नेचर को भी दिखाता है कि गर्दन कटेगी खत्म बॉडी, ठीक है। तो गर्दन यहाँ पे कौन सा पार्ट आ जाता है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का। बाकी पूरी बॉडी कौन सी आ जाती है, मेनलैंड इंडिया, ठीक है। तो ऊपर आपको क्या दिख रहा है, चाइना भी है। एंड सिक्किम की जब बात करते हैं तो यहाँ पे एक प्लेटू बनता है जिसका नाम है डोकलाम प्लेटू। अब प्लेटू देखो, जो भी नेचुरल चीजें होती हैं उनका थोड़ी कोई बाउंड्री है, वो तो अपने एक्सपैंड करेंगे, बाउंड्रीज तो हमने बनाई। तो ये जो डोकलाम प्लेटू है मेनली कहाँ पे है, भूटान में। चाइना बार बार बोलता है भूटान को ये हमको दे दो। एंड ऊपर ना पासम लुंग एंड जाकर लुंग करके 2 एरियाज हैं, लिखने हैं तो लिख लो।
कुछ नहीं है, ड्रॉट एरिया बहुत ज्यादा यहाँ पे, पासमलुंग एंड जाकरलुंग, ये भूटान के टॉप पार्ट पे हैं। चाइना बोलता है कि इनको हम वापस कर देंगे, तुम हमें डोकलाम दे दो। पर जिसके पास इस डोकलाम की एक्सेसिबिलिटी होगी ना, वो इंडिया के ऊपर पूरी नजर रख सकता है। कैसे? कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के थ्रू क्या क्या एक्टिविटीज हो रही हैं। जो हाइट पे होता है ना वॉर में, उसको हमेशा एडवांटेज होती है। सोचो, गन के थ्रू वॉर चलती है, या आपको जो एक्सप्लोजिव है वो फेंकने हैं, आप नीचे से इजीली फेंक पाओगे कि ऊपर से नीचे को, ऊपर से नीचे को? तो वैसे ही डोकलाम प्लेट हुए, जिसके पास इसकी एक्सेसिबिलिटी रहेगी वो कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट एज पे रहेगा, उसके पास ज्यादा एडवांटेज होगी इफ कंपेयर टू लोअर वाले जब राइपेरियन के ऊपर रहेंगे या टैरन के ऊपर रहेंगे। तो एक इंपॉर्टेंस हमें दिखी कि सिक्किम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊपर से यहाँ से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है तीस्ता रिवर। तो वहीं पे क्या हुआ, अभी ये टनल वाला काम चल रहा था, ये जो पिक्चर भी दिखाई है एम्बुलेंस की एंट्री यहाँ पे, तो यहाँ पे एक गैस रिलीज हो जाती है, और गैस थी मिथेन। अब मिथेन वैसे तो डेंजरस नहीं है, इवन ग्रीन हाउस गैस इमिशन में भी आप क्या देखते हो, एक गैस कौन सी होती है? मिथेन होती है। पहले कार्बन डाइऑक्साइड देखते हो, देन दूसरे पे मिथेन आती है। अगर इन दोनों की लाइफलाइन देखें, कार्बन डाइऑक्साइड की लाइफलाइन ज्यादा है 25 ईयर्स तक, मतलब टेंटेटिव मैं बता रही हूँ, आप चेक कर लेना। एंड मिथेन की अगर बात करें तो 6 से 12 साल तक इसका लाइफ स्पैन आ जाता है। पर अगर हीट कॉजिंग इंपैक्ट देखें, वो मिथेन का ज्यादा है इफ कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो मिथेन तो मतलब एनवायरमेंट में प्रेजेंट है ऑलरेडी, हम उसको डेली फेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब मिथेन इरप्ट करी तो उसकी वजह से डेथ कैसी होगी लोगों की, एक सवाल तो ये यहाँ पे इमर्ज हुआ। तो देखो, मिथेन गैस यहाँ पे निकली पत्थरों के बीचों बीच, पत्थरों में स्टोर्ड थी, पत्थर एकदम से कोलैप्स करा, एकदम से ही सारी गैस बाहर को निकल के आई। एंड बाहर किस चीज की अवेलेबिलिटी थी? ऑक्सीजन की। तो जैसे वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुई, एकदम से स्मोक, एक्सप्लोजिव होती है ये, अगर 5 to 15% भी इसकी कॉन्सेंट्रेशन रहती है तो ये आग भी कॉज कर सकता है। पर यहाँ पे स्मोक प्रोड्यूस हुआ, एंड स्मोक जब भी प्रोड्यूस होता है, क्या आप स्मोक में रुक सकते हो? आग, जैसे सर्दी है, सर्दियों में भी आग सेकने का अलग ही मजा होता है, बैठ गए सारे चूल्हे के अराउंड, मजा आ रहा है। हीटर हो गया, तो हीटर में तो धुआं नहीं आ रहा, तो उसको मैं इग्नोर कर रही हूँ, चूल्हे का एग्जाम्पल इज बेटर। अब आग की जगह पे अगर धुआं आएगा तो का ही मजा बचा, एक तरफ आंखें बंद कर रहे होंगे आप, हीट आ रही है पर आंखें भी बंद करनी पड़ रही है। तो मतलब मिथेन वैसे ये फ्लेमेबल नहीं है, पर अगर एकदम से प्रेशर के साथ बाहर निकलती है किसी स्टोर्ड एरिया से तो ये फ्लेमेबल हो जाती है। यहाँ पे स्मोक प्रोड्यूस हुआ, स्मोक अगर बात कर रहे हैं तो मतलब कंबशन प्रॉपर नहीं हुई थी, जो भी सब्सटेंस था वो प्रॉपरली नहीं बर्न आउट हुआ है, तो इससे कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह का लेवल इंक्रीज कर जाता है। मिथेन का जब आप फॉर्मूला देखेंगे क्या आ जाता है? CH4। तो जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, एक तो C और साथ में आ गया ऑक्सीजन, तो CO, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह बन जाती है। एंड ध्यान रखना, अगर हमारी बॉडी के सामने एक ऑक्सीजन है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड है, दोनों को रख देते हैं, हमारी बॉडी पहले कार्बन मोनोऑक्साइड को चूज करती है। ठीक है, वो वही वाला कि पहली नजर में उनको प्यार हुआ पर पता नहीं लगा, उस टाइम पे सब अच्छा लग रहा था, बाद में पता लगा ये गलत था। वैसे ही बॉडी पहले ऑक्सीजन रखी, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन वो जो हर टाइम उसका साथ दे रही थी इंसान का, पर चूज किसको कर लिया इंस्टेंटली? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड आ गई। ये क्या शो करता है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसकी एफिनिटी ज्यादा है टू कंबाइन हमारी बॉडी के अंदर जो एल्वियोलाई वाला पार्ट है, रादर देन ऑक्सीजन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे ही कंज्यूम करा, सफोकेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम कोलैप्स, ट्रॉमेटाइजिंग कंडीशन बनती है, कोमा में भी जा सकता है, एंड डेथ भी हो सकती है। एंड अगर आपने हेडिंग नोट करा तो लगभग 20 लोगों की यहाँ पे डेथ हुई है। वहां पे मिथाइल आइसोसाइनेट था, तो वहां पे इंग्रेडिएंट अलग था, वहां इंसेक्टिसाइड बनता था, वो जो मिथाइल आइसोसाइनेट था वो इंटरमीडिएट बनता था, तो वो उसकी वजह से हुई थी, वो डिफरेंट है। यहाँ पे मिथेन है, रिस्पॉन्सिबल देखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे जो कॉम्पोजिशन है दैट इज मिथेन। लग गया पता यहाँ तक? तो थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। तो 20 वर्कर्स हैं जिनकी अभी डेथ हुई है, और 4 लोग अभी भी ट्रैप्ड हैं। एंड ऊपर से सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि आजकल बारिश चल रही है, और बारिश की वजह से जब आप रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हो वो हिंडर कर जाते हैं, रोकने पड़ते हैं आपको थोड़ी देर के लिए ऑपरेशन, क्योंकि एक तरफ से लैंडस्लाइडिंग्स अलग होती हैं, ऊपर से आपने अपने रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम को भेजना है, पता लगा वो भी स्टक कर गए, दिक्कत आ जाती है। तो इसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन कई बार डिले भी होते हैं। अभी चल क्या रहा था वहां पे, तो तीसरा स्टेज का जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है नामची डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिक्किम, ये चल रहा था, इसके ऊपर काम चला हुआ है। और कौन सी स्टेज चल रही है? तो 6th वाली स्टेज चल रही है, मतलब और ज्यादा अपग्रेड कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा वहां पे हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर पाए। एक्सीडेंट का कॉज क्या रहा? तो मिथेन गैस सडनली रिलीज हुई, पता नहीं था कि उस रॉक के नीचे क्या हो सकती थी, मिथेन गैस हो सकती थी। तो एकदम से जब निकली ऑक्सीजन के साथ, जब ये कंबाइन हुई, स्मोक प्रोड्यूस हुआ, स्मोक में इंग्रेडिएंट अब टूट रही है, मतलब मिथेन। तो जब रिएक्शन कुछ इस तरह से बनता है, ये निकली कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर कंप्लीटली ये बर्न आउट कर जाता है तो यहाँ पे क्या होता? CO2। पर यहाँ पे स्मोक निकला है तो मतलब क्या आ गई? कार्बन मोनोऑक्साइड। अब रॉक क्या है?
रॉक में जरूरी थोड़ी है कि अकेला मीथेन ही होगा, सल्फर रिलेटेड इंग्रेडिएंट भी होंगे। तो कई बार क्या होता है, ये जो सफोकेशन होता है इसका रीजन एक और रहता है, हाइड्रोजन सल्फाइड वगैरह भी निकलती है, तो इससे भी सफोकेशन कई बार हो जाती है। वो तो नेचुरली होगी, काम जब चलता है टनल्स वगैरह के अंदर भी आप देखते हो, या जहां पे भी ब्लास्टिंग वगैरह करवाई जाती है, तो वहां पे क्या होता है, जो पत्थर होते हैं उसमें क्रैक पड़ चुका होता है, पर वो टूटा नहीं होता, वो बाद में टूटता है। टूटा क्यों? क्योंकि अंदर से कोई चीज प्रेशर लगा रही थी। दोनों ही है इसमें। देखो, मैन मेड की वजह से ट्रिगर हुआ, हाँ, जो एंथ्रोपोजेनिक रीजन यहाँ पे रहा उसकी वजह से ट्रिगर हुआ, तो ये याद रखना, यहाँ पे ये ट्रिगर हुआ है, ठीक है। और टनल थी तो आपको दिख ही रही है कि बॉम्बार्डमेंट्स हुई होंगी उस एरिया के अंदर, एंड जब बॉम्बार्डमेंट हुई है क्रैक्स आए होंगे पत्थरों में, तो आपने ट्रिगर करवाया। उसके बाद नेचुरल क्या हुआ, बारिशें लगी हुई हैं, तो उनको एक वेदरिंग ऑफ रॉक जब आप पढ़ते हो ना, तो आप बोलते हो कि जो पत्थर होते हैं, अगर उसका जो सरफेस है वो पहले इस तरह से था नॉर्मल, मैं नीचे का सरफेस नहीं ड्रॉ कर रही, अभी कांटेक्ट में आएगा ऑक्सीजन के भी, मतलब हवा के भी, एयर लिख देते हैं, एंड दूसरा बारिशें होंगी बीच बीच में, वाटर के कांटेक्ट में भी आएगा। थोड़ा टाइम आएगा, आप इस रॉक में देखोगे ऐसे छोटे छोटे क्रैक्स बनने शुरू होंगे। अब कॉन्टिन्यूअसली सर्दियां भी आएंगी, गर्मियां भी आएंगी, मॉइस्चर भी आ रहा है, ड्राइनेस भी आ रही है, कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन कॉन्टिन्यूअसली चलती है, और ये जो क्रैक्स हैं ये बड़े बड़े हो जाते हैं। और एक टाइम पे एक पत्थर आपको दिखता था, अब यहाँ पे कितने दिखेंगे, 2 दिखाई देंगे, वो टूटता चलेगा। तो यहाँ पे आपने क्या किया, ट्रिगर कैसा था नेचर में, एंथ्रोपोजेनिक। वो डेवलपमेंट नहीं आप बोल सकते वहां पे, वो डेफिनेटली एंथ्रोपोजेनिक रीजन ही है, क्योंकि ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट रही, और ग्रेट हिमालयस का पार्ट है, तो वैसे ही सेंसिटिव एरिया, सिस्मिकली बहुत ज्यादा एक्टिव है ये एरियाज। तो नेचुरल क्या रहा यहाँ पे कि कॉन्टिन्यूअसली बारिशें भी चली हुई हैं, टोरेंशियल रेनफॉल आज के टाइम पे आप हिमालयन रीजन्स में देख रहे हो, जम्मू एंड कश्मीर में आपने फ्लैश फ्लड्स देख लिए। अब जम्मू एंड कश्मीर आपने सुन लिया उस आर्टिकल के बारे में कि फ्लैश फ्लड्स आ रखे हैं, इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन, बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर फेस कर रहा है। तावी रिवर के अंदर आप देखोगे तो ओवरफ्लो हो रखी है। तो फ्लैश फ्लड अब आपने पढ़ ली है, तो ये जस्ट अपडेट है जो आपको पता होना चाहिए। तो लग गया पता है, यहाँ पे एंथ्रोपोजेनिक ड्रिवन बाय नेचुरल रीजन, वो नेचुरली प्रेजेंट है। जैसे आज के टाइम पे हम हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहे हैं, पर व्हाइट हाइड्रोजन ऑलरेडी हमारे सेडिमेंट्स के अंदर प्रेजेंट है, रॉक्स के अंदर प्रेजेंट है। देखो, फॉसिलाइजेशन नहीं बोलेंगे यहाँ पे, फिर रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ आ जाएगा। एक टाइम था आइस एज, वो देखिए मूवी आइस एज, वो वॉलनट के पीछे भागा होता है तब से, क्या नाम था उसका, जो भी है, पर वहां क्या देख रहे हो आप, पहले लो टेम्परेचर है, फिर टेम्परेचर में वेरिएशन आती है, टेम्परेचर इंक्रीज करने लगता है, और जो सारी की सारी आइस वो मेल्ट करना शुरू कर जाती है, फिर लाइफ और ज्यादा एक्सपैंड करती है। तो ये तब से ट्रैप है। तो यहाँ पे आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल के ऊपर जाना चाहिए। तो ट्रैप तो ये कब से है, गैसेस तोड़ना तो अब शुरू करा ना आपने, तो जब तोड़ेंगे तभी तो पता लगेगा। गैस ने देखा कि ऑलरेडी छोटा सा क्रैक है, उसको बस बाहर निकलने के लिए एक बहाना चाहिए था। हो सकती है, डेफिनेटली हो सकती है। चलें आगे थोड़ा सा, बस ये मेन था केस, और कैसे डेथ हुई वो रीजन मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ओके, नेक्स्ट रेस्क्यू ऑपरेशन, ये आ गया आपका डिजास्टर मैनेजमेंट वाला पॉइंट। एक तो आपने रीजन देख लिया कि लोगों की डेथ कैसे हुई, एक डिजास्टर मैनेजमेंट आपका छोटा सा सब्जेक्ट रहता है सिलेबस के अंदर, ये उसका पार्ट आ जाएगा कि जब भी कोई आपको ऐसी डिजास्टर या ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है तो आप कैसे ऑपरेट करते हो। तो देखो, इसमें मल्टीपल चीजें होती हैं। जैसे आप एक टर्म सुनते हो फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल का मतलब होता है पावर डिवाइडेड है सेंटर और स्टेट के बीच में, ताकि काम डिवाइड हो सके। तो वैसे ही आपका काम कैसे चलता है, पहले सबसे ऊपर कौन आएगी, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स आ जाएगी, एनडीआरएफ जिसे बोलते हैं। अब जिस स्टेट के अंदर हुआ है उनके साथ ये कोऑर्डिनेट करेगी, क्योंकि नेशनल पैन इंडिया लेवल पे कोई भी डिजास्टर आता है इनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन वहां दिखेगी। अगला लिखा है स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, मतलब जिस स्टेट के अंदर वो डिजास्टर हुआ उनको ये असिस्ट करेंगे। फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आ गई, यानी कि अब आपको कॉल लगेगी कि आज जो यहाँ पे डिजास्टर हो चुका है, आपको थोड़ा सा कम्युनिटी प्लानिंग भी प्रॉपरली करनी पड़ेगी, तो आपकी इन्वॉल्वमेंट भी आएगी। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट, कई बार वॉलंटरली लोग भी आगे आते हैं कि इतना बड़ा डिजास्टर हमारे एरिया के अंदर आया है, तो लोकल भी इन्वॉल्व होते हैं उसके अंदर, तो लोकल अथॉरिटीज भी रहेंगी। इसके अलावा डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइन सेफ्टी, क्योंकि माइनिंग वगैरह चलती रहती है इन एरियाज के अंदर, तो इनकी भी इन्वॉल्वमेंट थी। ये क्या दिखा रहा है आपको कि एक पूरा टीम का कोऑर्डिनेशन रहता है। बाकी एनएचपीसी तो रहेगा ही, क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट भी तीस्ता रिवर के ऊपर चला हुआ है, तो जो हमारी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर कॉर्पोरेशन की इंजीनियरिंग टीम है वो भी यहाँ पे इन्वॉल्व रही। ये आपको मैकेनिज्म दिखा, ये याद नहीं करना, जब भी कोई डिजास्टर आता है ये हायरार्की इसी तरह से बनती है। नेक्स्ट इज इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन हमेशा करवाई जाती है कि क्या जियोलॉजिकल असेसमेंट ठीक से हुई थी या नहीं हुई थी। फॉर एग्जाम्पल, कहीं पे कोई बिल्डिंग बननी है, स्कूल, हॉस्पिटल, तो जो इंजीनियर्स होते हैं, सिविल इंजीनियर्स, वो सबसे पहले सॉइल की सैंपलिंग करते हैं। वहां पे एक लंबी सी ऐसे ग्लास ट्यूब टाइप ग्लास होता है, एक लंबा सा होता है, उसके अंदर मिट्टी को डाला जाता है, फिर देखते हैं वो कितना वाटर टॉलरेट कर पाती है वहां की मिट्टी। तो उतने से सैंपल पे ये एनालाइज कर लिया जाता है कि क्या यहाँ पे बिल्डिंग बननी चाहिए या नहीं। तो वही देखा जाएगा कि क्या इसकी जियोलॉजिकल असेसमेंट ठीक से करी गई थी जब ये सारा काम हुआ या नहीं।
बाकी जो सिक्किम टनल एक्सीडेंट है ये हमें हाईलाइट करता है ऑक्यूपेशनल हैजर्ड जो अंडरग्राउंड हाइड्रो पावर कंस्ट्रक्शन के दौरान प्रॉब्लमेटिक होती हैं। अब लिखा ना अंडरग्राउंड, मीथेन नहीं था पता यहाँ पे मीथेन गैस हो सकती है, पर एकदम से वो खुद ही होगी क्योंकि अभी क्लाइमेट में इतने सारी प्रॉब्लम्स आ रखी हैं, वेदर पैटर्न चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये ब्लास्ट कर गया, ब्लास्ट इन द सेंस एक्सप्लोड कर गया, ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आया, स्मोक प्रोड्यूस हुआ, स्मोक की वजह से वो टॉक्सिक गैसेस की जो फ्यूम्स थी वो उन्होंने इनहेल कर ली और उसकी वजह से लोगों की डेथ होगी। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि हमें थोड़ी सी स्ट्रिक्ट जियोलॉजिकल असेसमेंट करने की जरूरत है ताकि ये गैस मॉनिटरिंग ये भी कंडक्ट करी जाए, वही तो इन्वेस्टिगेट होगा। वो देखेंगे कि क्या ये असेसमेंट्स करी गई थी, क्योंकि हमें पता है जब भी हम हिमालयस वाले एरिया को स्पेशली जब टच कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए वहां पे गैस की अवेलेबिलिटी कहाँ पे है। माइनिंग करना या जो भी आप ब्रेक डाउन कर रहे थे, ब्लास्टिंग कर रहे थे, क्या वो फ्रेजाइल एरिया के अंदर सस्टेनेबल है नहीं है, वो सारा चीज यहाँ पे चेक करा जाएगा। तो इन्वेस्टिगेशन में यही रिपोर्ट निकल के आएगी बाद में। बाकी ये मैंने आपको जो मैकेनिज्म बताया ये वही लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक फैक्टर इन्वॉल्व नहीं था, यहाँ पे मल्टीपल फैक्टर्स थे। कोलैप्स कभी भी कर सकती हैं, उत्तराखंड की अगर आपको याद हो कोलैप्स वहां पे भी करी थी क्योंकि जिस माउंटेन पे आपने बनाया था, अब जब ब्लास्टिंग करी देखो इतना बड़ा पहाड़ होता है एक माउंटेन के नीचे। अभी हिमाचल भी आप जाते हो तो बीच में ना वाटर लीकेज भी होती रहती है, क्यों? क्योंकि इंटरनल वाटर वेज बने होते हैं माउंटेन्स के अंदर, कहीं पे जाके तो उनको एग्जिट करना है, फिर उनके हम क्या करते हैं, रास्ते डाइवर्ट करने की ट्राई करते हैं। इंसान की एक ये फितरत है कि हम चाहते हैं कि जो नेचुरल चीजें हैं, हिमाचल में ना खड्डें भी बहुत सारी होती है, मतलब रिवर का ही एक छोटी सी फॉर्म होती है, उतनी बड़ी नहीं होगी जितनी रिवर होगी, छोटी सी फॉर्म होगी, पर जब बारिशें होंगी उसमें फ्लड बहुत ज्यादा आता है। तो ना आजकल क्या किया जाता है, उसका फ्लो था इस तरह से सीधा, पर लोगों को लगा नहीं यहाँ पे तो मेरी जमीन आ रही है, मेरे को यहीं पे घर बनाना है, तो ट्राई करेंगे एम्बैंकमेंट्स बनाने की और रिवर का फ्लो इस तरह को डाइवर्ट करने की। फिर जब आती है बाढ़, बाढ़ जब आती है उसमें आते हैं बोल्डर्स, बड़े बड़े पत्थर, एक ही बारी टकराते हैं वो दीवार के साथ, डन, बस इतना ही काम है। तो नेचर तो अपना रास्ता बना ही लेता है, तो यहाँ पे हम सिर्फ असेसमेंट के ऊपर फोकस कर सकते हैं। तो ये मीथेन का जो सारा मैंने आपको बताया, टॉक्सिक गैसेज एंड ऑल वो रिलीज होती हैं, जैसे उसको इनटेक करा, रेस्पिरेटरी सिस्टम ट्रॉमेटाइज्ड, कोमा में भी जा सकता है इंसान और डेथ भी हो सकती है। यहाँ मल्टीपल फैक्टर थे, हम ये नहीं बोलेंगे कि सिर्फ ब्लास्टिंग करवाई पहले तब जाके मीथेन निकल गई। यहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट भी चल रखा है, तो अंडरग्राउंड उसका भी काम चला हुआ है, तो ब्लास्टिंग वहां पे भी करनी पड़ेगी, तो मल्टीपल फैक्टर्स वर इन्वॉल्व।